हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिरी एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए BHIC 104 की मैराथन क्लास लेकर के आई हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट BA हिस्ट्री से कर रहे हैं इग्नू से और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो BHIC 104 जो कि आपका सोशल फॉर्मेशन पे, और आपकी इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी मैम इस सब्जेक्ट के लिए मैराथन क्लास लेकर के आओ, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस मैराथन को आपने कंप्लीट बिना वीडियो को स्किप करे देख लिया तो 80+ आप इजीली से अपने एग्जाम में यहाँ पर स्कोर कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर BHIC 104 की अगर मैं बात करूँ तो ये है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज मैक्सिमम स्टूडेंट को कम होती है। तो यहाँ पर इस मैराथन के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। कुछ भी नहीं पढ़ा और आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जो कुछ भी इस मैराथन में आपको बताने वाली हूँ उसको चेकआउट कर लो। इससे पहले मैंने आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यानी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है BHIC 104 दिसंबर एग्जाम के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, वहां से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो BHIC 104 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी। आज हम मैराथन की बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो कौन से टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा तो किस में क्या क्या लिख सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर हिस्ट्री की पेड क्लासेज और नोट्स अवेलेबल है। 88819698 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। नहीं तो आप कोई कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। अगर आप जून 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तब के लिए लेना चाहते हो तब भी कर सकते हो, अभी के लिए लेना तब भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो वहाँ पर क्लासेस में हर एक चीज डिटेल में पढ़ाई हुई है, नोट्स वहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड किया गया है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, तो वो सारी चीजें। अदरवाइज इस मैराथन सेशन को कंप्लीट देखो और इस मैराथन सेशन को ज्यादा से ज्यादा हर एक ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने इस, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसी को डिस्कस करके और आपके टॉपिक्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले मैं अपने चैप्टर्स, आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर अगर हम आपके इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर जो मेनली जो टॉपिक है मैंने आपके पहले भी डिस्कस किया वो है रोमन साम्राज्य, आपका फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद, आपका इस्लाम यानी इस्लाम धर्म के बारे में, और फिर यहाँ के जितने भी रिलीजियस कल्चर है वो थर्ड ब्लॉक में। ठीक है, रिलीजियस, इकोनॉमी, स्टेट फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट ब्लॉक अच्छे से कर लोगे तो 80 मार्क्स यानी रोमन का जो क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य अच्छे से समझ लिया अगर आपने, तो आप एग्जाम में कम से कम 80 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता है, तो 60 मार्क्स तक का क्वेश्चन आप रोमन से ही अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, फ्यूडलिज्म आप करोगे यानी सामंतवाद तो 20 मार्क्स। तो स्टार्ट करें, चलिए। देखो सबसे पहले मैं आपको फ्यूडलिज्म सामंतवाद के बारे में बता देती हूँ। देखो फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद यूरोप में आपसे पूछा गया, आपके एग्जाम में यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का। अब वो फॉर्म्स और स्ट्रक्चर से भी आ सकता है, फेजेस या डिक्लाइन भी आ सकता है, कुछ भी आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, फ्यूडलिज्म इन यूरोप की आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट चेकआउट करना MHI 01 की, उसमें फ्यूडलिज्म का टॉपिक आपको मिल जाएगा जिसमें मैंने A to Z उस वीडियो में डिटेल में बताया नोट्स के साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो उस वीडियो को देख लोगे कि आपको एग्जाम में कैसे और क्या क्या लिखना है, आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, फ्यूडलिज्म से रिलेटेड वो आपको क्वेश्चन कितने भी घुमाकर पूछे, जो कुछ भी उस वीडियो में मैंने आपको बताया सब कुछ वही नोट करना है। और आज की क्लास में भी एक थोड़ा ओवरव्यू मैं आप सभी को दे देता हूँ ताकि इजीली से आप इसको कर सको। देखो यूरोप में फ्यूडलिज्म की शुरुआत हुई, आपके यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत हुई, इसका टाइम पीरियड आपका माना जाता है दो फेजेस में, एक तो 11 से 14th सेंचुरी है और दूसरा होता है 9 से 11 का। ओवरऑल अगर हम टाइम पीरियड देखें तो सामंतवाद की शुरुआत 9th सेंचुरी से लेकर के 11th सेंचुरी यानी 9वीं शताब्दी से आपकी 11वीं शताब्दी का समय सामंतवाद का माना जाता है। अब आप में से कई ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता सामंतवाद होते कौन है। देखो फ्यूडलिज्म जो वर्ड है ये वर्ड आपका फ्यूड से बना है। फ्यूड का मतलब होता है फिफ, फिफ का मतलब होता है आपका पीस ऑफ लैंड यानी आपका एक जमीन का टुकड़ा। यहाँ पर क्या होता है कि राजा जो है, क्योंकि आपको पता है उस समय जो साम्राज्य होता था, पूरी जो लैंड होती थी वो राजा की होती थी। तो राजा जो है अपनी लैंड को क्या करता है, ग्रांट करता है, दान में देता है। किसको, आपके फ्यूडल लॉर्ड को, या फिर जिसे आप कह सकते हो जमींदार। इजी वर्ड में देखें तो जमींदार तो सभी को पता होगा, तो आप जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड कहते हो इन्हें देते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ मतलब अ पीस ऑफ लैंड, और ये किससे बना है, फ्यूड वर्ड से बना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपके फ्यूडलिज्म की शुरुआत क्या हुई, यानी कि जब से राजा जो है पहले अपने पूरे लैंड पे कंट्रोल राजा का था, लेकिन फिर क्या होता है एक टाइम हुआ कि आपका जो साम्राज्य, आप सभी को पता है
कि राजा को जो साम्राज्य है, जो उसकी डायनेस्टी है, वो पहले इतनी थी, लेकिन वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है, सभी को पता है। तो जैसे साम्राज्य अगर विस्तार करेगा, वो साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, तो ऑब्वियस है कि राजा अब अकेले थोड़े इतने साम्राज्य को हैंडल कर पाएगा, हर एक जगह हर एक काम को देख पाएगा। इसीलिए उन्होंने हर जगह क्या करे, फ्यूडल लॉर्ड्स को यहाँ पर लैंड ग्रांट कर दी। ठीक है, मान लो आपका ये दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, है ना, गुजरात हुआ, कोलकाता हुआ, अदर कंट्रीज जो स्टेट है वहां पे, ताकि ये सारे लोग जो आपके फ्यूडल लॉर्ड है या फिर जो आपके जमींदार है, सारे कामों को अच्छे से करवा के और टैक्सेस जो भी है वो राजा को दे सके। हेड कौन होगा, वो राजा ही होता है, क्योंकि लैंड तो राजा की है ना। क्लियर हुआ? तो फ्यूडलिज्म में आपको ये बात समझ आई कि ये चीज हम यहाँ पर क्या देखते हैं, क्योंकि देखो इतना छोटा था तो आप आराम से कर पाए, लेकिन जैसे आपका साम्राज्य बड़ा हो गया आप नहीं कर सकते। आज के टाइम पर भी आप देखो, प्राइम मिनिस्टर आपके पूरे हमारे देश के सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन हमारा देश छोटा नहीं है, आप सभी को पता है। तो इसीलिए क्या ये प्राइम मिनिस्टर हमारे पूरे कंट्री का काम सिर्फ यही करते हैं, अकेले हैंडल कर रहे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस है वो नहीं कर सकते। तो हर एक जगह पर इन्होंने मिनिस्टर्स अपॉइंट किए अलग अलग वर्क यानी अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, रिकॉर्ड होकर जो कुछ भी देखा जाएगा यहाँ, तभी वोट होता है और वो हम चूज करते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास में इलेक्शन सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं, वो भी खासतौर से आपके मेडिएवल के टाइम पर। फ्यूडलिज्म का जो आपका टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का मेडिएवल का टॉपिक है। ठीक है, मध्यकालीन का जो टॉपिक है, जैसे आप सभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो इतना आप सभी को पता है, भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं। इंडियन हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में पढ़ते हो, एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसी तरीके से जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको भी आप 3 पार्ट में पढ़ते हो, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। मेडिएवल में हमारा ये फ्यूडलिज्म यानी आपका सामंतवाद का टॉपिक आता है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हो, तो मैं इसलिए बेसिक से समझा रही हूँ। पेड क्लासेस में तो और भी डिटेल में अच्छे से समझाएं, बट मैराथन सेशन है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। अदरवाइज जो फ्यूडलिज्म का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिया है ना, वहाँ पे क्लिक करना, A to Z इंफॉर्मेशन डिटेल में बताए। तो ये तो हमें समझ में आ गया फ्यूडलिज्म का फॉर्मल स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपको इसमें एक पिरामिड बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे पिरामिड बनाओगे अपने एग्जाम में, और यहाँ पर अगर हम देखोगे तो सबसे ऊपर होता है आपका राजा, किंग। उसके बाद होते हैं आपके नॉबल्स, जिसे आप फ्यूडल लॉर्ड्स भी कहते हो और इन्हें नॉबल्स भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, आपको जो याद रहे वो आप मेंशन कर देना। उसके बाद आते हैं आपके नाइट्स। आप में से कई स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि नाइट्स कौन होते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि नाइट्स कौन होते हैं। देखिए जरा कि कितने स्टूडेंट को पता है। ये पिरामिड आपको एब्सोल्युटली बनाना ही है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब हम डायग्राम बनाते तो और अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप लिखोगे कि आपने ये क्या मेंशन किया, पिरामिड ऑफ फ्यूडलिज्म, है ना। अब इस फ्यूडलिज्म के पिरामिड को देखकर क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर हम एक चीज समझ रहे हैं कि इस पिरामिड में सबसे टॉप पर राजा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इस पिरामिड की जो सारी पावर है वो किसके हाथों में होगी, राजा के हाथ में। लेकिन राजा के हाथ में तभी तक होती है जब तक उसने लैंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी थी, जब तक उसने भूमि दान इन फ्यूडल लॉर्ड्स में नहीं किया था, तब तक राजा क्या होता है, टॉप पर है। अदरवाइज देखो क्या होता है, जब राजा ने अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में सोचा, उसने अपनी लैंड फ्यूडल लॉर्ड को दिया। उसने आपके जमींदारों से कहा कि मैं तुम्हें लैंड दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें किसानों से काम करवाना है, ठीक है, और जो भी रेवेन्यू और टैक्स आएगा वो लेकर मुझे दे देना। ठीक है, उसके बदले में ऑब्वियस है, पहली बात तो फ्यूडल लॉर्ड को यहाँ पर वो लैंड मिली, तो उसका हेड वही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा, अब तो किसान भी फ्यूडल लॉर्ड के इशारों पर चलेंगे, जो कुछ भी जमींदार कहेगा वो उसे फॉलो करना है, राजा को उससे कोई मतलब नहीं कि आपके जो जमींदार है किसानों का शोषण करते हैं नहीं करते हैं, वो सारी बातें, उन्हें सिर्फ टैक्स से मतलब है। ठीक है, तो फ्यूडल लॉर्ड ने बिल्कुल मना, मतलब खुश हो गए वो, ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आपकी लैंड पर काम करेंगे। अब ये नाइट्स कौन होते हैं, नाइट्स होते हैं आपकी मिलिट्री। तो मिलिट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो मिलिट्री होते हैं ना, ये आपके नॉबल्स के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, और पीजेंट जो किसान लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर आपने इस पिरामिड में एक चीज देखी, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो राजा ने क्या किया, यहाँ पर ये लैंड दी गई सबको। तो लैंड देखो, राजा ने लैंड दी जमींदार को, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जमींदार के पास लैंड आ गई, और ऑब्वियस राजा के अंडर में काम करेगा तो एंजॉय करेगा, हर एक चीज इसको मिलेगी। मिलिट्री में लैंड का क्या है, अब देखो फ्यूडल लॉर्ड जो है, जमींदार यानी जो आपकी मिलिट्री है वो जमींदारों के अंडर में है, तो ऑब्वियस देख रेख तो करनी पड़ेगी। तो ये जो लैंड में यहाँ पर अब जो आपके फ्यूडल लॉर्ड है, उनका काम होता है मिलिट्री को फूड प्रोवाइड करना और शेल्टर प्रोवाइड करना, खाने को भी तो देंगे और रहने की जगह भी देते हैं, तो वो शेल्टर हो जाएगा। और किसान तो इस लैंड पर काम करेंगे, क्योंकि मेनली काम इस लैंड पर इन्हीं किसानों को ही करना है। ठीक है, अब जब कुछ दिया है तो कुछ लेंगे भी। तो राजा ने नॉबल से क्या कहा कि मैं तुम्हें ये लैंड दे रहा हूँ, और जो भी आएगा, तो ऐसा नहीं था कि सारा रेवेन्यू राजा का ही होता था, कुछ परसेंट किस आपके जमींदारों का भी होता था।
दूसरा, इन फ्यूडल लॉर्ड को जब कभी भी राजा को मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होगी तो ये जो नॉबल्स हैं आपके राजा को क्या प्रोवाइड करेंगे? मिलिट्री यानी प्रोटेक्शन, और बाकी रेवेन्यू तो देंगे जब जो टैक्स आएगा उनके लैंड से वो। ठीक है, मतलब टैक्स अगर देखोगे तो 90% राजा का होता है, 10% आपके फ्यूडल लॉर्ड्स को मिलेगा क्योंकि लैंड तो राजा की है। तो फ्यूडल लॉर्ड ने इस बात को एग्री कर लिया, ठीक है, हमें ये बात मंजूर है। तो यहाँ पर जब कभी भी राजा को मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होगी जब मान लो कभी कोई वॉर करने जा रहे हैं, कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है बिना आर्मी के तो नहीं जाएंगे, तो तब ये इनकी हेल्प करेंगे। तो पीजेंट ने आपके यहाँ पर क्या दिया? जो कुछ भी ये रेवेन्यू देंगे, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो। नाइट्स जो है वो आपके राजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, नॉबल्स जो है वो रेवेन्यू जो टैक्स पे कर रहे हैं ना वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है फ्यूडलिज्म। तो आपने देखा कि फ्यूडलिज्म को दो तरीके से आपने पढ़ा, फ्रॉम बिलो और फ्रॉम अबव, है ना। तो एक बार हम नीचे आए और फिर आप ऊपर भी गए, तो दोनों प्रोसीजर आपने समझा। अब इसमें देखो फ्यूडलिज्म का ये पूरा प्रोसीजर तो आप समझ गए, सभी समझ गए अच्छे से। तो आपके जो राजा और फिर आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो और नाइट्स है यानी मिलिट्री लिख लेते हैं इसे, और आपके किसान, देखो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी खासी मतलब असली में जो मेहनत जो कर रहा है वो तो आपके किसान है, बट इन्हें कुछ नहीं मिलता, इनका सिर्फ एक्सप्लॉइट, इनका सिर्फ शोषण होता है। ठीक है, हाई टैक्सेस लगा रखा है, ओवर टाइम काम करना है, सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी, खाने को भी नहीं मिल रहा है जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके हालात तो बहुत खराब है। ठीक है, मिलिट्री तो ऑब्वियस है आपके फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में है, तो इन्हें तो फूड और शेल्टर सब कुछ अच्छे खासे तरीके से मिल रहा है, और इन्हें तो क्या, इनका जो काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वो तो ये देंगे ही। फ्यूडल लॉर्ड की तो ऐसी ऐसे, क्यों? क्योंकि इन्हें लैंड मिल गई, आर्मी इनके अंडर में काम करती है, और पीजेंट भी इन्हें मिल चुके, क्योंकि पीजेंट भी आपके फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में रह करके काम करेंगे। राजा आपके हेड हैं ही, सारी चीजें इन्हीं के हाथों में। देखो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी ये सारी चीजें तब तक सही चलेगी जब तक राजा लैंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देता। राजा ने जैसे ये फ्यूडल लॉर्ड को अपनी लैंड डिस्ट्रीब्यूट करी, कुछ टाइम बाद आपके इन फ्यूडलिज्म ने यानी फ्यूडल लॉर्डों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्या डिक्लेयर कर दिया? इंडिपेंडेंट। तो अब क्या हुआ? कुछ टाइम बाद फ्यूडल लॉर्ड ने राजा को मना कर दिया, हम आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ना ही मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे जब वॉर की रिक्वायरमेंट हो, और ना है कुछ भी। तो राजा अभी तक आपका टॉपर थे, और ओवरऑल इस पिरामिड की सारा जो कंट्रोल है वो राजा के हाथों में थी, बट एक्चुअल में जो आपकी फ्यूडल लॉर्ड की जो पावर है वो आपके फ्यूडल लॉर्ड के हाथों में। इन्हें लैंड मिल गई, क्योंकि मैंने आपको बताया लैंड यानी जो भूमि है वो इन्होंने मांगी थोड़ी थी, राजा ने ही दी थी। आर्मी आपके फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में काम करती है, और अभी आप देखो कि राजा ने अब उसको वॉर लड़ने जाना है, अब उन्हें आर्मी की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर मना कर दिया, तो आप सोचो कि राजा का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियस अकेले तो नहीं लड़ सकते। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर आप आर्मी की, और यहाँ पर एक होता है ना 1-8% हमारे चांस होता है कि अगर हमने अभी कुछ ऐसा मान लो कि राजा ने आपके फ्यूडल लॉर्ड को ऐसा कुछ कह दिया कि मान लो कि 1-8% चांस हो कि वो वापस से मान जाए, आर्मी देने को तैयार हो जाए, वो भी ना दे, तो क्यों हम कुछ गलत एक्शन लें, है ना। किसान भी अब आपके फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में। तो यहाँ पर क्या होता है, मेन कारण कि फ्यूडल लॉर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, और सारा जो कंट्रोल है वो इन्हीं के हाथों में होता है। अब मिलिट्री भी इनके अंडर में काम करती है और किसान भी, और शोषण तो किसानों का हो ही रहा है। बहुत लंबे समय तक फ्यूडल लॉर्ड ने यूरोप में आपका यहाँ पर रोल किया, बहुत रूल किया कह सकते हैं ओवरऑल। उसके बाद कुछ टाइम पर देखो, आप सभी को पता है कभी भी घर बनता है ना, तो कितना भी बड़ा हो बहुत अच्छा लगता है ना, जितना बड़ा होगा उतना रिच आपको नजर आता है। जैसे आपने ये पिरामिड देखा, तो पिरामिड में राजा हेड पे थे, तो आपको क्या लगा कि यहाँ पर इस पिरामिड की जो पूरी कंट्रोल है, जो पावर है वो राजा के हाथ में। ऐसे ही जब हम अपने रियल लाइफ में भी आप देखते हो, जितना बड़ा घर होता है उतना रिच इंसान आपको मिलेगा, है ना। लेकिन अगर उसकी नींव जो है वो वीक हुई, तो समझ रहे हो, अगर नींव आपकी वीक हुई तो वो गिर गया आपका घर, तो इतना बड़ा कुछ भी आलिशान आप बनाओ वो खत्म। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपके ये किसान चलाते हैं ना, और किसानों ने ही अगर मना कर दिया कि वो खेती नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्शन यानी जो रिवेन्यू जो टैक्सेस निकल के आ रहा है वो कहाँ से आएगा? यहाँ पर जो फ्यूडल लॉर्ड इनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, रहने और खाने की जगह जो दे रहे थे, अब वो कहाँ से आएगा? सब खत्म। तो फ्यूडल लॉट मतलब, क्योंकि एक होता है ना, आज भी आप प्रेजेंट टाइम में भी देखो कि अगर किसानों ने काम करना मना कर दिया, क्या हर किसी की बस की बात है कि कोई खेती कर ले और अपने आप काम कर ले? नहीं। लेकिन आज आप देखो कि जिसकी सबसे ज्यादा मेहनत है उसी की इंपॉर्टेंस नहीं है, वही रिच भी नहीं है, बाकी सारे हैं। देख रहे हो आप, समझ रहे हो?
ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो किसान है, आपके फ्यूडल लॉर्ड्स के शोषण से इतने परेशान हो जाते हैं, हाई टैक्सेस से, मैंने आपको बताया क्या क्या कारण थे, जिसके वजह से ये पिरामिड टूट जाता है और आपका ये सामंतवाद जो यूरोप में प्रोसीजर है खत्म हो जाता है। ये डिक्लाइन देख रहे हो ना, इसका कारण ही यही है। ठीक है, दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। ठीक है, पहले टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई, मशीन आ गई, तो आपके जो किसान है तो वो कहाँ चले गए, शहर चले गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, पहले क्या था, सबकी मेन इकोनॉमी, आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, तो और कोई ऑप्शन था नहीं कि और कहाँ पर जाए, क्योंकि सब कुछ यही था। अगर ये आपके एग्रीकल्चर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो ऑब्वियस उस टाइम पर सबको भुखमरी का सामना करना पड़ता है। देखो, रिच पीपल को तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, मिडिल को थोड़ा बहुत पड़ता है, बट पुअर को तो बहुत ही ज्यादा पड़ जाता है, ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि उस टाइम पर प्राइस आपके गुड्स के बहुत हाई हो जाते हैं, है ना। ये चीज है। फेजेस मैंने आपको बताया, 2 फेजेस है आपके, 9 से 11, 11 से 14। 9 से 11 में फ्यूडलिज्म यानी जो फेजेस है, सिचुएशन बहुत खराब थी। इस समय जो व्यापार होता था लिटिल बिट होता था। इस टाइम पर जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं थी, ठीक है, उपजाऊ नहीं था। यहाँ के जो खेत होते थे कम से कम 3 से 4 बार जोतने पड़ते थे, तब जाकर यहाँ पर खेती हो पाती थी। लेकिन 11 से 14 सेंचुरी में अच्छा खासा ट्रेड बढ़ा। क्यों, आयरन फ्लो आया, यानी जिससे हम खेती करते ना और अपने खेत को जोतते हैं, वो यहाँ पर लोगों ने यूज किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा हुआ। तो जब खेती अच्छी होगी तो पैसा आएगा, तभी तो कुछ खरीदेंगे। इस टाइम पर क्या था, लोगों के पास फ्लो था, लेकिन पूरे विलेज के लोगों के पास सिर्फ एक था, क्योंकि ये जो फ्लो आता था ना बहुत हैवी होता था और बहुत कॉस्टली होता था, तो हर कोई इसको बाय नहीं कर सकता था। लेकिन सेकेंड फेज में क्या हुआ, हमारा जब प्रोडक्शन अच्छा हुआ, लोगों के पास पैसे हो गए, तो अब हर एक फैमिली मेंबर के पास यहाँ पर क्या होता था, फ्लो होता था। ठीक है, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप हुई, और हेल्थ मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल जो है नियर अबाउट आपको देखने को मिला, तो सबकी जो आपकी जो बर्थ रेट और डेथ रेट में इंप्रूवमेंट मिला आपको, पॉपुलेशन में यहाँ पर खराब था। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। तो मैंने शॉर्ट में आपको पूरे इस 15 मिनट की क्लास में फ्यूडलिज्म का टॉपिक समझा दिया, और अच्छे से आप उस क्लास में जाकर देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़े, चलो रोमन की बात करते हैं। रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में 4 चैप्टर है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो उसकी वीडियो में जाकर देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दे रखा है, कि इसमें से रोमन तो किसी को छोड़ना ही नहीं है, पहले भी कहा था, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अब इसको समझते हैं। रोमन साम्राज्य जो आपका टॉपिक है वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, वर्ल्ड का भी, वो भी एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास का है। ये मेडिएवल का था ना, ये प्राचीन का है। ठीक है, रोमन रिपब्लिक यानी रोमन जो है ये एम्पायर है। जब कभी भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसमें 2 चीज पढ़ते हो, एक तो आपकी सिविलाइजेशन यानी जो सभ्यताएं बनी है, और दूसरा आपका साम्राज्य, एम्पायर या डायनेस्टी कुछ भी कहो। ये सिविलाइजेशन तो आप अपनी पहली बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसमें आपने मेसोपोटामिया पढ़ा है, आपने हड़प्पा का टॉपिक जो करा है, इजिप्ट यानी मिस्र के बारे में जो आपने पढ़ा है, और जो चाइना यानी चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ा। ये सारी सभ्यता वर्ल्ड के एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा। सिविलाइजेशन के बाद एम्पायर आता है, आप सभी को पता है, साम्राज्य बनता है। तो उसमें आप क्या पढ़ते हो, आपका जो टॉपिक होता है पर्शियन यानी फारसी साम्राज्य, ग्रीक यानी यूनानी सभ्यता, और रोमन साम्राज्य, जो कि आपके अदर जो आपके कोड है ना 101, 102, 103 जो कोड है उसमें मिलेगा ये आपको। तो पर्शियन ग्रीक तो उसमें, बट 104 में रोमन साम्राज्य। तो रोमन से पहले ग्रीक ने रूल किया, और उससे पहले पर्सी यानी पारसी साम्राज्य ने रूल किया था। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है, रोमन, समझे। देखो, रोमन ने क्या किया, आपके ग्रीक के साथ वॉर किया, ठीक है, और फाइनली उसने ग्रीक को हरा करके अपना साम्राज्य का विस्तार ग्रीक तक करा। और ग्रीक से पहले पर्शियन था, तो पर्शियन ने और ग्रीक ने पर्शियन को हरा के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ऑब्वियस सी बात है, पर्शियन ने जितनी मतलब ये पूरा पर्शियन, और पर्शियन ने अपना साम्राज्य का विस्तार जहां जहां किया वो सब कुछ ग्रीक का हुआ। और जब ग्रीक ने पर्शियन ने पूरा ओवरऑल जीता, वही चीज रोमन साम्राज्य में भी यही चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य ने भी क्या किया, जब ग्रीक को जीता तो ग्रीक साम्राज्य ने जितने भी साम्राज्य का विस्तार किया था, हर जगह अपना कंट्रोल बनाया, वो रोमन का हुआ। देखो, रोमन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इटली से निकला हुआ एक शहर है रोम, बहुत ही छोटा शहर है, बहुत ही छोटा। मैप में देखना गूगल पे सर्च करके। ठीक है, यही आपका जो रोम है, ये बहुत छोटा सा रोम जो देखोगे ना, रोमन साम्राज्य बन जाता है, एम्पायर बहुत बड़ा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ के जो रूलर थे कितने ज्यादा पावरफुल थे, कि आज उन्होंने इस छोटे से साम्राज्य को कितना बड़ा साम्राज्य बना दिया। अब ये रोम से रोमन एम्पायर डायरेक्टली नहीं बना था। देखो, रोमन की मैं बात करूं तो रोमन मोनार्की हम देखते हैं। सबसे पहले मोनार्की सबको पता है ना, राजतंत्र जहाँ पे सिर्फ राजा रूल करता है। उसके बाद रोमन को रिपब्लिक कर दिया गया, मतलब गणतंत्र, जो कि आपके इस चैप्टर में पूछा गया है, और इसी रिपब्लिक के सारे टॉपिक इन्होंने आपसे पूछे, जो सब देख रहे हो ना इसी में आएगा। उसके बाद दोबारा से रोमन एम्पायर जो है वो मोनार्की आया, जो आपकी इसमें नहीं है, आगे कभी मिलेगा लेट रोमन एम्पायर में।
तो रोमन के टॉपिक में हम क्या देखते हो, आपको जो पढ़ना है ये रोमन गणतंत्र, मतलब इस समय कोई भी राजा यहाँ पे रूल नहीं करता है, ये जो आपका जो देश है पूरे तरीके से फ्री है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मोनार्की मतलब कोई एक राजा होता है, वो हेड होता है और वो अपने साम्राज्य को चलाता है, यही करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई राजा है नहीं, जिसको जो मन आए वो करे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपके जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, वो लोग रूल करते हैं। ठीक है, जब चीजें रिपब्लिक हो जाती है ना, तो वहां पर क्या होगा, कोई राजा तो है नहीं, तो कौन रूल करेगा, अपर क्लास। जैसे हड़प्पा आपने पढ़ा है, वहां पे भी किंग नहीं थे, तो वहां पर कौन रूल कर रहा था, आपके प्रिस्ट, आपके एरिस्टोक्रेट्स, मतलब जो अपर क्लास के लोग हैं ना, वो लोग रूल करते हैं। लोअर क्लासेस तो उसके अंडर में ही काम करते हैं, तो अपर क्लासेस जो जो कहेंगे वो सारी चीजें। देखो मोनार्की में या आज डेमोक्रेसी के टाइम पर आप एक चीज क्या देखते हो, कि यहाँ पर जो आपके लॉ कानून बनाए जाते हैं बराबर होते हैं, है ना, कि चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास का हो, किसी भी जगह का हो, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, कोई अच्छा काम करेगा तो उसको यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा, बट बराबर होता है। रिपब्लिक होने से क्या होता है कि आपके जो अपर क्लास के लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, गलत भी काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही गलत काम लोअर क्लासेस के लोग करेंगे या पुअर पीपल करेंगे ना, तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ये तो कितनी गलत बात है। सोसाइटी में दोनों ही रहते हो, दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए, दोनों की सैलरी बराबर होनी चाहिए, है ना। मान लो कि आप जॉब पर जाते हो, वहां पे मैनेजर की जॉब है, एक अपर क्लास का है और एक लोअर क्लास का, दोनों की पोस्ट मैनेजर की ही है, इसको सैलरी ज्यादा मिले इसको कम, तो गलत बात है, जस्ट बिकॉज उसकी जो कास्ट है उस पर। क्यों, ये तब होगा जब रिपब्लिक होता है। आज के टाइम पर तो नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर एक के लिए इक्वल है। ठीक है, और यहाँ तो हम चूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो राजा है, मोनार्की में राजा क्या है, ऑब्वियस सबको पनिश करेगा, अपर को भी और लोअर को भी। तो एक होता है ना, एक हेड होता है तो पूरा सब कुछ सही से चलता है, अगर हेड नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमानी करता है। जैसे हम अपने क्लासरूम में करते थे ना, जब टीचर है तो सब डर के बैठे हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, टीचर गई बस, अब जिसका मन जो भी करे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये चीज ये हुई। अब जब रोमन रिपब्लिक हुआ तो क्या हुआ वो समझो। ये देखो, ये चारों जो इसी में आपको मैं समझा दूंगी, जो बस रोमन साम्राज्य ध्यान से समझना। देखो रोमन एम्पायर में मैं ऑलरेडी वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 3 वीडियो मैंने बनाई है, उसमें डिटेल में पूरा समझाया है। बाकी आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर जब आपका रोमन रिपब्लिक हुआ, सब कुछ तो नहीं समझा पाऊंगी ऑब्वियस है, सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको बता रही हूँ। रोमन रिपब्लिक के टाइम पर क्या हुआ, आपके अपर क्लास रूल कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई हेड नहीं है, अब जो मनमानी चलेगी वो अपर क्लास की चलेगी। तो आपके रोमन रिपब्लिक के टाइम पर 2 लोग आपको मिलेंगे, एक का नाम है पेट्रिशियन, दूसरे का नाम है प्लेबिनियन, और ये नाम आपको याद करना है, तभी आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर पाओगे। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन 2 लोग हैं, कुछ अलग नाम नहीं है, कोई आप में से समझ गई तो फर्स्ट टाइम हमने सुना ये क्या है, कुछ भी नहीं। पेट्रिशियन आपके अपर क्लास होता है, प्लेबिनियन के जो लोग हैं ये लोअर क्लास होते हैं। अब ये कौन है, पेट्रिशियन होते हैं आपके एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, या जिन्हें आप नॉबल्स भी कह सकते हो, इजी लैंग्वेज में कहें। अब ठीक है, प्लेबिनियन जो होते हैं ये होते हैं आपके कॉमन पीपल, जो आपके आम आदमी होते हैं ना, सबको इसमें आएगा, आपके पीजेंट, लेबर, स्लेव्स एंड ऑल दैट, उन्हें प्लेबिनियन बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। पेट्रिशियन और प्लेबिनियन क्लियर हो गया, 2 लोग सोसाइटी में आपको मिलेंगे, और रोमन रिपब्लिक है। और अभी मैंने क्या बताया, रूल कौन करेगा, अपर क्लास, तो यहाँ रूल कौन कर रहा था, पेट्रिशियन। ठीक है, और प्लेबिनियन उनके नीचे आती है, तो बहुत प्रॉब्लम का फेस ऑफ इन्हें करना पड़ा। पॉलिटिकल सिस्टम जब यहाँ पर बनता है तो एक होगा आपका सीनेट, उसके बाद बनती है आपकी असेंबली। ठीक है, जैसे आज के टाइम पर पार्लियामेंट है ना, अपर क्लास और लोअर, वहां पे हम देखते हैं, सॉरी, अपर हाउस और लोअर हाउस, इस तरीके से उस टाइम पर सीनेट था और असेंबली हुआ करती थी। सीनेट का मतलब होता है कि जो भी लोग सीनेट में, जो जिसका भी मेंबर सीनेट में होगा वो सबसे पावरफुल माना जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी सीनेट में बैठेगा ना, तभी आप लोग आगे जाके जो भी राजा को यहाँ पर इलेक्ट किया जाता है, या फिर जो पूरे रोमन की जो पावर होती है वो उसी को मिलेगी जो इसका मेंबर होगा। ठीक है, जैसे आज संसद में, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, अगर हम पार्लियामेंट संसद का पार्ट होंगे तो आप अपना रोल वहां पे प्ले कर सकते हो। ठीक है, तभी, क्योंकि उसके लिए आपको पार्लियामेंट का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर हम पार्लियामेंट में मेंबर नहीं होंगे, चाहे आपका अपर हाउसेज हुए, लोअर हाउसेज हुए, तो हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसका मेंबर बनना है। ठीक है, सेम एज इट इज सीनेट है, तो जो सीनेट का मेंबर बनेगा वो रोमन पे रूल कर पाएगा, वहां के रूल्स रेगुलेशन, जो भी जो लॉ बनाए जाएंगे वो डिसाइड करेगा। इसके लिए आप क्या देखते हो, पेट्रिशियन और प्लेबिनियन 2 ही लोग हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के मेंबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर पेट्रिशियन ने पूरी कोशिश करी कि प्लेबिनियन का एक भी मेंबर सीनेट में ना बैठे,
क्योंकि अगर वो जस्ट बिकॉज इसमें बैठ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो ऑब्वियस है कि पेट्रिशियन को प्लेबिनियन की भी सुननी होगी। मान लो उन्हें कभी कोई लॉ कानून लेकर के आना है, तो ऑब्वियस है सारे मेंबर का यहाँ पर जब तक वोट नहीं होगा, सब एग्री नहीं करेंगे, तब तक आप उसको पास नहीं कर पाओगे। तो पेट्रिशियन ने कोशिश क्या करी कि इस सीनेट में आपके प्लेबिनियन का कोई भी मेंबर ना हो, क्योंकि अगर ये होंगे तो पेट्रिशियन को प्लेबिनियन की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बाई चांस अगर प्लेबिनियन के मेंबर कोई भी उस बात को एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता है, तो वो चीज आप अप्रूव नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम है। तो पेट्रिशियन ने पूरी कोशिश करी सीनेट में मेंबर ना हो, तो सीनेट में जो सारे मेंबर्स थे पेट्रिशियन के ही थे, ठीक है। जितने भी मेंबर्स थे 35 मेंबर्स थे, बाद में इसके नंबर बढ़ाए भी गए थे। तो यहाँ पर सिर्फ और पेट्रिशियन थे, प्लेबिनियन को आने ही नहीं दिया। तो इसीलिए पेट्रिशियन और प्लेबिनियन के बीच हमें कॉन्फ्लिक्ट, विवाद देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लेबिनियन को भी उसका पार्ट होना है, वो भी चाहते हैं हम भी हो, क्योंकि भाई रोमन में हम भी रहते हैं ना, हम भी सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे भी अधिकार है। लेकिन पेट्रिशियन ने ऐसा होने ही नहीं दिया, बहुत पावरफुल थे, इसलिए इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। आप ये चीज देखोगे। असेंबली में देखोगे तो असेंबली में आपको पेट्रिशियन भी मिलते हैं, प्लेबिनियन भी मिलते हैं, और एक आपके मिलिट्री भी मिलेगा, ठीक है, मिलिट्री के मेंबर्स भी होते थे इसमें। तो यहाँ पर इसको इस लैंग्वेज में नहीं बुलाया जाता असेंबली में, तो आप इसको, जो पेट्रिशियन की असेंबली होती थी उसको बोला जाता कोमिटा क्यूरेटा। अब आप कहोगे मैम ये कैसे कैसे नेम है, बट याद तो करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज एग्जाम में लिखना है। तो अगर आप ये चीजें कर सकते हो याद, तो तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि रोमन मैंने आपको पहले भी बताया, किसी को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो कोमिटा क्यूरेटा की जो असेंबली है वो पेट्रिशियन की होती थी। नेक्स्ट है आपका कोमिटा सेंक्यूरेटा। ये जो असेंबली होती थी वो मिलिट्री की होती थी, और जो प्लेबिनियन की होती थी वो होती थी कंसीलम प्लेबिस। ये इन कॉमन पीपल की असेंबली होती थी। देखो असेंबली में प्लेबिनियन की मेंबर बेशक आपको नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर भी इनकी परमिशन लिया नहीं जाता था। मतलब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये लॉ पास करना है, ये करना है, तो मतलब ओवरऑल असेंबली में भी प्लेबिनियन नाम के थे। इसीलिए पेट्रिशियन प्लेबिनियन में विवाद जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ता चला गया, ठीक है। सीनेट में जगह मिली नहीं, जाके हम चाहते हैं सीनेट में भी आपके मजिस्ट्रेट बैठते थे, ठीक है, उसमें भी यहाँ पर आपके प्लेबिस के मेंबर नहीं रखे गए, सारे पेट्रिशियन थे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, सीनेट में बैठने का मतलब है तभी आप लोग अपने लेजिस्लेटिव, जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी का जो पार्ट होता है, वो तभी मिलेगा आपको जब आप सीनेट में बैठोगे। तो मेंबर जब तक हमारा जाएगा नहीं, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सीनेट में अगर सिर्फ अपर क्लास के लोग होंगे तो अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है। जब कभी भी लोअर क्लासेस के लोगों को प्रॉब्लम होगी कि आज हमारे को ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तो ये आपके जो पेट्रिशियन के लोग हैं वो सुनते ही नहीं थे, इग्नोर करते थे। वहीं अगर पेट्रिशियन के मेंबर को कोई स्टेटेड प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे हमें रोड को ये रिपेयर करवाना है, दोबारा से ठीक करवाओ, ये हमारे रास्ते में प्रॉब्लम करता है, ब्रिज बनवाना है, ऑल दैट, तो वो चीजें हो जाती थी, क्योंकि वो पेट्रिशियन का मेंबर था। वही चीज प्लेबिनियन बोले कि हमें इस चीज की कमी है, हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं है, तो भी उसकी नहीं सुनी जाती थी। तो अगर कोई सुनेगा तो वो प्लेबिनियन का मेंबर ही सुनेगा। तो प्लेबिनियन के मेंबर को अगर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्लेबिनियन का मेंबर भी सीनेट में होना जरूरी है, तभी आप ये काम कर पाओगे, क्योंकि ये तो सुनने वाले नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। असेंबली में भी इनका बुरा हाल नाम का है यहाँ पर, ठीक है। मान लो कि असेंबली में भी ये तीनों बैठे हैं। अब देखो सीनेट में जो मेंबर होते हैं ना, वो असेंबली से इलेक्ट होकर आते हैं, तो जो जिसको सेलेक्ट करेगा तब जाकर। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेशक प्लेबिनियन में ये अपने मेंबर को ऑब्वियसली चुनेंगे, लेकिन इनके मेंबर को ये दोनों ना चुन के क्या करते हैं, सीनेट में इसे देखो ना, पेट्रिशियन का कंट्रोल ज्यादा मिलता है, क्योंकि प्लेबिनियन के अभी भी नहीं सुनते, नहीं सुनेंगे, अपने मेंबर्स को उसमें इंक्लूड कर देंगे, दैट्स इट। क्योंकि सीनेट में जो बैठेगा वो आगे, जो आपका मोनार्की सिस्टम है ना, राजा कौन बनेगा, वो फिर सीनेट में जो पेट्रिशियन बैठे ना, अपने ही मेंबर में से किसी को राजा बना देते थे जब मोनार्की का टाइम आता है। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिलती है देखने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, सीनेट समझ आ गया, असेंबली भी समझ आ गई, और इससे आपको दोनों के बीच में विवाद, कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। तो एट द एंड क्या होगा कि प्लेबिनियन जो अपनी डिमांड रखता है, और उसने बोला कि अगर आप रिवॉल्ट, विद्रोह देखना नहीं चाहते हो तो आपको हमारी डिमांड माननी पड़ेगी, हमें सीनेट में पार्ट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे मेंबर होने चाहिए, हमारे जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। अगर आपने ये बात नहीं मानी, डिमांड हमारी, तो विद्रोह होगा। तो क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है पेट्रिशियन से ज्यादा मेंबर प्लेबिनियन के होते हैं, कॉमन पीपल की जनसंख्या ज्यादा होती है ना आपके पेट्रिशियन के कंपैरिजन में। तो पेट्रिशियन को एट द एंड ये बातें माननी ही पड़ी। क्यों? क्योंकि उस टाइम रिपब्लिक था। क्योंकि अगर पेट्रिशियन के साथ प्लेबिनियन ने कुछ गलत कर दिया ना, तो कोई कानून नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई पनिशमेंट मिलेगी ही नहीं। तो इनको इस बात का डर था, क्योंकि देखो कभी भी कोई भी किसी का शोषण करता है, अपर क्लास लोअर क्लास का कर रहा है एक लिमिट तक, तो वो एक तो मजबूरी होती है कि हम उसको फेस करते हैं। लेकिन जब कोई जरूरत से ज्यादा होता है तो एक बार वो टाइम आता है कि आवाज उठाई जाती ही जाती है। आज अगर अपर क्लासेस के यहाँ पर मान लो कि 10 लोग हैं,
और आपके कॉमन पीपल की जनसंख्या 100 लोग हैं, अभी तक वो आपको झेल रहे हैं, आपकी परेशानियों का आपका जो शोषण है वो झेल रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आपने ओवर कर दिया तो ऑब्वियस है एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इन्होंने विद्रोह कर दिया तो किसी की बस की है कि कोई रोक लेगा। आज भी आप प्रेजेंट टाइम में देखो, जब पब्लिक सड़क पर आ जाती है कोई भी अपनी बात को मनवाने या फिर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, तो तब तो मानना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हुआ। चलो यहाँ पर तो अभी सरकार है, उस टाइम पर नहीं थी क्योंकि पता है कुछ हो नहीं सकता, कोई एक्शन लिया नहीं सकता। एट द एंड पेट्रिशियन को इनकी बातें माननी पड़ी थी। ठीक है, और ये जो मिलिट्री आप देख रहे हो, इसी मिलिट्री में से एक मेंबर निकलता है जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया होता है, और यहीं से रोमन साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, रोमन साम्राज्य के सबसे पहले जो राजा है वो है अगस्ता, जिसका नाम मैक्सिमम आप लोगों ने सुना होगा। वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, बट ये था आपका रोमन रिपब्लिक में पॉलिटिकल सिस्टम। आशा करती हूँ सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। स्लेवरी सिस्टम भी मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में देख लेना। तो स्लेव की कंडीशन रोमन साम्राज्य की आपको यहाँ बताना है, ऑब्वियस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। स्लेव्स को जो भी यहाँ पर उस टाइम पर आपको पता ही है कि इसको खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, मार्केट में उस टाइम पे बहुत आम बात थी ये, और वुमेन या चिल्ड्रन, बच्चे, हर कोई हो सकता था स्लेव्स में। और ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। स्लेव्स की जनसंख्या पॉपुलेशन भी बहुत थी। ठीक है, क्योंकि रोमन में स्लेव्स जो थे मैक्सिमम थे, इसलिए स्लेव्स की कंडीशन खराब थी। वो कहते हैं ना, जब कभी भी हमारे पास ज़रूरत से कोई ज़्यादा चीज़ होती तो हम उसको उसकी इज्जत नहीं करते, है ना। तो इसीलिए जब लिमिटेड होता है तो हम उसको कितना संभाल के रखते हैं, ओवर होता है तो क्या करते हैं, कोई बात नहीं। तो सेम एज इट इज़ यहाँ था, रोमन के पास स्लेव्स बहुत थे। आते कहाँ से थे, प्रिजनर। जब ये कभी भी वॉर से जीत कर आते थे ना, तो वहां के सारे लोगों को क्या कर लेते थे, स्लेव्स बना लेते थे। मान लो रोमन ने जब ग्रीक के साथ वॉर किया तो ग्रीक के सारे लोगों को यहाँ पर जब ले आए तो वो क्या स्लेव्स बनाए। तो आप क्या समझ रहे हो कि स्लेव्स सिर्फ 1 या 2 होते हैं या 100 या 50 होते हैं? नहीं, मिलियन में होते हैं। तो सोचो ऐसे कितने 200 को ये जीत कर लाते तो कितना ज्यादा स्लेव्स हैं। इसीलिए इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, ना इनको खाने को मिलता था, ना रहने की जगह है, तो इतने सारे लोग मरते थे। ठीक है, तो और बीमार होते थे, और उसमें भी इन्हें काम करना पड़ता था, इनका शोषण किया जाता, तो बहुत बुरे हालात थे। और ये सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई, ये आपको इसमें लिखना है स्लेवरी का। ठीक है, अब बढ़ेंगे आपके रोमन आर्ट। रोमन आर्ट मैंने आपको बताया कभी भी आएगा मैक्सिमम 10 मार्क्स का आता है। रोमन का जो कला है, जो उसकी आर्किटेक्चर है, वो आपको बताना है। देखो, रोमन आर्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब अगर रोमन आर्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आर्ट मतलब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि रोमन के समय पर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब अगर वो पेंटिंग्स देखें तो वो बहुत सारी पेंटिंग्स इसमें इंक्लूड होती है, लाइक आपकी मूरल पेंटिंग हुई, ठीक है, आपकी कोई भी पोर्ट्रेट हुई, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। ओवरऑल इसमें बताया जाता है कि हमारे जो रोमन का जो मेन स्टाइल है वो भी किसका, रोमन की जो वॉल पेंटिंग भी आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें ऑर्नामेंट देखोगे, आर्किटेक्चर की चीज़ देखोगे, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। पेंटिंग के अलावा हम बात करेंगे आपके आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर भी आप देखोगे तो रोमन आर्किटेक्चर में आप क्या देखते हो, इसमें हम डोम्स देखेंगे। ठीक है, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि रोमन में डेकोरेटिव आर्ट भी आपको मिलेगा, लाइक अगर हम इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आपका मेटल वर्क, ग्लास वर्क, ठीक है, कॉइन्स हुए, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ आती है कि रोमन आर्ट जो है वो किससे प्रभावित था। रोमन आर्ट किससे प्रभावित था, तो ये प्रभावित था आपके इटैलिक पीपल से। ठीक है, उस टाइम पर ये लोग आपके टेराकोटा और ब्रोंज का यूज किया करते थे। रोमन साम्राज्य में आपके जो एजुकेटेड पीपल थे, ठीक है, वो आपके ज़्यादातर किससे एडमायर थे, ग्रीक के आर्ट से। तो ग्रीक के आर्ट से भी ये एडमायर थे और उससे भी चीज़ों को कॉपी किया करते थे। ये चीज़ें आप रोमन आर्ट में बता सकते हो। रोमन आर्ट में जो हम स्क्रिप्चर्स देखते हैं, जो आप मूर्तियाँ देखोगे, वो किसकी बनी हुई होती थी, ब्रोंज यानी कांस्य की। ठीक है, मार्बल आप देखोगे, पेंटिंग्स मैंने आपको बताई दिया, तो डोम्स हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। पूरे अगर रोम आर्ट की हम बात करते हैं तो मेन ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। 10 मार्क्स में ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। चलो आगे बात करेंगे आपका राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का उदय। देखो, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी की अगर रोमन साम्राज्य में बात करें तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे रोमन साम्राज्य में आपके ईसाई धर्म का उदय हुआ कैसे, किसने किया, ये सारी बातें देखो।
रोमन में ऐसा कहा जाता है कि जब रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का उदय नहीं हुआ था तो उससे पहले कौन थे, क्या थे। तो देखो उससे पहले आपके जुडाइजियम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब जिन्हें हम ज्यूज कहते हैं, ठीक है, इनका ट्रेडिशन चलता था। बाद में रोमन साम्राज्य में आपकी क्रिश्चियनिटी की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें, बहुत इसमें डिस्कशन होता है। देखो स्टार्टिंग से यहाँ पे कोई रिलीजन नहीं था रोमन साम्राज्य में, मैंने आपको बताया जुडाइज्म। देखो फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। जैसे आपको पता है ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, जो पोप या जो चर्च में होते हैं, ये क्या करते हैं, वाइट वियर क्लोथ को वियर करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप जुडाइज्म यानी जो ज्यूस है, अगर जिन्हें आप यहूदी कहते हो, अगर आप इन्हें देखोगे तो ये कौन से कपड़े वियर करते हैं, ब्लैक। ये फ़र्क था, ठीक है। अभी तक रोमन साम्राज्य में इन्हीं का रूल चल रहा था। लेकिन जब आपके यहाँ पर जीसस क्राइस्ट, जिन्होंने आपकी इसी की शुरुआत की थी आपकी क्रिश्चियनिटी की, इनका जब जन्म होता है और जब ये यहाँ पर पैदा होते हैं आपके, और फिर जब सारी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से आखिरकार जो हमारे रिलीजन की मेन टीचिंग होती है, मोरालिटी, ह्यूमैनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में तो जुडाइज्म ने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें ये यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जीसस क्राइस्ट जो है रोमन साम्राज्य में हर एक लोगों से यहाँ पर इनकी कोशिश थी कि ईसाई धर्म को फैलाया जाए, और जो ज्यूस ने अभी तक लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर रखा था और लोगों को गलत टीचिंग दे रहे थे, उससे बाहर रखना है। देखो क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करते हैं आपकी टीचिंग की, तो आप लोग जानते हो कि ये आपके आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। नो आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। ये लोग आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करते हैं। हिंदू में होता है ना कि हम एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हैं, बट आप चाहे इस्लाम धर्म देख लो, चाहे आपका क्रिश्चियनिटी देख लो, बाकी के जो रिलीजन है वो सब मैक्सिमम क्या देखते हैं, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं और सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ थी। क्रिश्चियनिटी की अगर हम टीचिंग की बात करें, ईसाई धर्म की जो टीचिंग है, हर एक चीज़ हमें किस में देखने को मिलती है, इनकी बाइबल में। तो बाइबल में ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो। तो जीसस क्राइस्ट ने क्या करा, आपके रोमन साम्राज्य में इसको फैलाना शुरू किया था, और ऑब्वियस है जो पहले से इतना रूल यहाँ पर कर रहे थे और इनका डोमिनेंस अब रोमन साम्राज्य में ख़त्म हो जाएगा, जस्ट बिकॉज धीरे धीरे सारे लोग ईसाई धर्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये गए रोमन के गवर्नर के पास और उन्होंने बताया कि कोई यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप को भगवान बता रहा है और लोग उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ करो, अदरवाइज आपकी कौन ही सुनेगा। एक होता है ना किसी के भी बस कान भरो कैसे भी, क्योंकि देखो फ़ायदा तो यहाँ पर जुडाइज्म को अपना निकालना था, लेकिन वो रोमन गवर्नर को उनके अकॉर्डिंग बता रहे थे, ठीक है। तो रोमन गवर्नर ने क्या किया, आपके जीसस क्राइस्ट को क्रूज पर चढ़ा दिया ताकि आज के बाद कोई भी ये गलती ना करे जो ये कर रहा है। एक होता है ना हमें किसी को एक हार्श पनिशमेंट देनी पड़ती है जिसकी वजह से बाकी सब भी देखे तो वो गलती और कोई ना करे, वो डर जाए कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ये ऐसा हो सकता है। यहाँ पर अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें तो टोटल इनके अगर हम बात करें, आपके कितने डिसाइपल्स रहे, कितने शिष्य रहे, 12 थे, ठीक है। तो जुडाइज्म को लगा कि यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को मरवाने के बाद ईसाई धर्म का जो ये स्प्रेड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, वो बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद इनके जो शिष्य थे, इस 12 में से 2 मेन आपको याद रखने, एक थे आपके सेंट पीटर और दूसरे थे आपके सेंट पॉल। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ने आपके अच्छे खासे क्रिश्चियनिटी को फैलाया था, सिर्फ रोमन में ही नहीं, रोमन के बाहर भी बहुत अच्छा खासा आपके इस क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म का विस्तार हुआ। मेन बात आती है कि आखिरकार इसको फैलाया कैसे जाएगा, तो ये फैलाया जाता है चर्च बनवाकर, टीचिंग को बताकर हर जगह। इस तरीके से ईसाई धर्म का विस्तार होता है, ठीक है। तो एट द एंड रोमन साम्राज्य में अब जो रिलीजन था वो कौन सा था, आपका क्रिश्चियनिटी,
क्लियर हो गया। आगे जाके लेट रोमन एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर आएगा, सब भी आप देखोगे ईसाई धर्म ही रहता है। बाद में जब ओटोमन एम्पायर आता है, इस्लाम का उदय होता है, तब जाके ये कम होता है, क्योंकि इस्लाम का राइज होगा तो ऑब्वियस है अब उसका रहेगा कि अब मुझे क्रिश्चियनिटी को हटाना है और अपना धर्म को लेकर आना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, क्राइसिस ऑफ रोमन एम्पायर। तो इसमें आपके पॉलिटिकल अनार्की, इकोनॉमिक क्राइसिस और मिलिट्री के बारे में। तो मैंने जैसे आपको बताया ही कि आपको ये ब्लॉक करना ही है, कैसे भी करके, कुछ भी करो मत करो, फर्स्ट और सेकंड भी कर लोगे, आराम से एग्जाम निकाल लोगे। रोमन साम्राज्य किसी को भी छोड़कर नहीं जाना। इस वाले चैप्टर में ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर। देखो पॉलिटिकल एनार्की में सबसे टॉप पर आपके सीनेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके अगर हम बात करें तो सीनेट, आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारा ये पूरा जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन चलता है, सीनेट से पहले भी, और असेंबली में आपको बता ही चुकी थी, है ना। और सीनेट से पहले भी अगर आप देखते हो तो वो था आपके एम्परर यानी रूलर, ऑब्वियसली तो टॉप पर रहेंगे। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये सब कब था? ये सारी चीज़ें थी जब आपका रोमन रिपब्लिक था। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। असेंबली में भी मैंने आपको 3 लोग बताए थे, जिसमें आपके सबसे टॉप पर पेट्रिशियन होते हैं, है ना। उसके बाद आपकी मिलिट्री थी, और उसके बाद आपके प्लेबिनियन यानी कॉमन पीपल थे। तो मिलिट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप यहाँ पर देखते हो। मिलिट्री गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहले जो आपके मिलिट्री का नाम आपको याद रखना है, सेप्टिमस नाम के एक पर्सन थे। ये फर्स्ट एम्परर थे आपकी उस डायनेस्टी के, और इनका टाइम पीरियड 193 से 211 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी का माना जाता है, सीई या एडी आप कह सकते हो। तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी रूलर होगा तो ऑब्वियस है मिलिट्री भी बहुत अच्छी खासी उन्हें रखनी पड़ती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इनके टाइम पर अच्छी खासी मिलिट्री हमें इनके टाइम पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके लास्ट रूलर, ये तो पहले रूलर थे, ठीक है, किस डायनेस्टी के वो भी मैं आपको बता दूं। उस टाइम पे आपकी एक सेवारन डायनेस्टी रूल करती थी, उसके जो पहले रूलर थे वो ये थे, और जो लास्ट रूलर वो माने जाते हैं वो है आपके अलेक्जेंडर सेविरस। इनका टाइम पीरियड 222 से 235 ईस्वी का माना जाता है, ठीक है। इनकी खुद की सेना थी, बट यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियस है कि कभी कभी क्या होता है, ये सब कुछ मिलिट्री की भी डिक्टेटरशिप हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि यहाँ पर आपकी मिलिट्री का ही मेंबर निकल के जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पर यहीं से आपके रोमन एम्पायर में मोनार्की सिस्टम स्टार्ट हो जाती है रिपब्लिक के बाद। तो वो कौन था? मिलिट्री के मेंबर ही हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिविल वॉर भी हम यहाँ पर देखते हैं। लेट रोमन एम्पायर में सिविल वॉर आप यहाँ पर देखते हो। देखो लेट रोमन एम्पायर कब होता है? जब देखो पहले मोनार्की सिस्टम था, फिर रोमन में रिपब्लिक आया, और फिर मोनार्की आया। तो ये जो आपका पार्ट होता है ये हमारा लेट रोमन एम्पायर कहलाता है। लेट रोमन एम्पायर से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अब वो पॉलिटिकल पूछे, इकोनॉमिक पूछे, मिलिट्री पूछे, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पर रोमन एम्पायर में अच्छा खासा आप देखोगे, इनकी जो प्रोविंस है, इनकी जो प्रांत हम देखते हैं, हर जगह बहुत जगह थी। लाइक आपके गोल में देखोगे, ब्रिटेन में देखते हो, बहुत जगह हम देखते हैं, ठीक है। और भी सीरिया, फलस्तीन, इजिप्ट, हर जगह हम देखते हैं। और इनका जो प्रशासन है वो डिवाइड हुआ था। मतलब लेट रोमन एम्पायर क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पर अगस्तस और बहुत सारे रूलर ने रूल कर लिया ना, तो ऑब्वियसली हर कोई पावरफुल तो होगा नहीं, कोई वीक रूलर भी आएगा। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा रोमन एम्पायर 2 पार्ट में बट जाता है। एक आपका कहलाता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और दूसरा कहलाता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य 2 भाग में बंटने के बाद क्या होता है, आपका जो यहाँ पर देख रहे हो वेस्टर्न वाला रोमन साम्राज्य है, ये तो रोमन का ही पार्ट होता है, ये रोमन एम्पायर ही है। बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर आपका बेजेंटाइन एम्पायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है।
धीरे धीरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर पे क्या कि उस टाइम पर बहुत सारी जो ट्राइब्स है वो अटैक करती थी। धीरे धीरे वन बाय वन कर करके बहुत बार, एक से ज़्यादा कई बार अटैक कर करके वेस्टर्न रोमन यानी कंप्लीटली रोमन साम्राज्य को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया था। इसलिए रोमन एम्पायर के बाद नेक्स्ट जो डायनेस्टी जिसने रूल किया था वो था आपका बेजेंटाइन एम्पायर। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है, कभी भी किसी भी चीज़ का या एम्पायर का डिक्लाइन होने का कारण नहीं होता। अगर वीक रूलर होंगे तो ये सारी चीज़ें तो आप देखोगे ही, है ना। ये सब कुछ आपको बताना है, जब आपके एग्जाम में आएगा इनसे रिलेटेड कुछ भी है तो ये बताओगे। अब इकोनॉमिक क्राइसिस देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, रोमन साम्राज्य में अप्रॉक्सली 4 सेंचुरी ईस्वी की बात है, एडी या सी कुछ भी लिखो। उस टाइम पर जो उनकी ग्रोथ थी वो टेम्पररी ग्रोथ थी, चाहे वो आपकी अर्बन डेवलपमेंट हो। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने आपके गोल्ड कॉइन भी इशू किए थे। ठीक है, यहाँ पर अच्छा खासा अर्बन ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। आपकी नई मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपना ऑब्वियस है कि जब ये छोटा सा रोम इन्होंने बड़ा सा रोमन एम्पायर बना लिया है, तो इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, तो ऑब्वियस है रूलर अकेले तो हर कुछ हैंडल नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अब प्रशासन में ऑफिसर्स अपॉइंट किया हर एक काम के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए आपके, मैंने अभी आपको बताया ही। उसके बाद वही जो आप एक पर्सन का नाम याद रखोगे जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पेरी एंडरसन। ये थे जिन्होंने आपके अर्बन ट्रेड, इंडस्ट्री, इन सब के बारे में बताया कि किस तरीके से लेट रोमन एम्पायर का जब समय आता है धीरे धीरे ये सब डिक्लाइन होने लगता है हर एक प्रोविंस में। ये सब आपको बताना है। ठीक है, इन्फ्लेशन का टाइम आप यहाँ पर देखते हो, टैक्स सिस्टम आप यहाँ पर देखते हो, पॉवर्टी आ जाएगा, कोई बजट सिस्टम हम यहाँ पर नहीं देखते हैं। तो ये सब कुछ हम यानी अच्छा खासा एक्सप्लॉइट शोषण आप देखोगे, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो ये था आपका रोमन रिपब्लिक के पूरे कंप्लीट 4 यूनिट जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसे अच्छे से कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ ये मैराथन देख लेना। आप चाहे जून में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हो, कभी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये मैराथन आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। अब आगे बढ़े, ब्लॉक 3 और 4 की तरफ बढ़ो। ब्लॉक 3 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इस बुक से यानी इस वाले ब्लॉक से 10 मार्क का भी मिल जाएगा, 20 का भी मिल जाएगा। इसमें कोई श्योरिटी नहीं रहती कि कब कहाँ से क्या आएगा, है ना, लेकिन आता ज़रूर है। जैसे देखो इसमें अगर हम बात करें तो माया वाला जो है इसको तो साइड रखो। आपका जो मेन टॉपिक है जो आपको कवर करना है वो पढ़ना है सिर्फ इनका और एस्टेक। ठीक है, इनका और एस्टेक कर लेना, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको आपके एग्जाम में। ठीक है, ये दोनों ही आप पढ़ोगे, लैटिन अमेरिका की सभ्यता है तो इनका की सभ्यता आप पढ़ोगे, एम्पायर पढ़ोगे, तो ये एम्पायर सबसे लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है। ठीक है, इसका हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, मिलिट्री सेंटर जो है वो कहाँ पर देखते हो आप, कुस्को एक जगह है वहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं इसके रिलीजन की बात करूँ तो ये एक से ज़्यादा गॉड में बिलीव करते हैं, जिसे आप पॉलीथिज्म के नाम से जानते हो। ठीक है, इट मीन्स वर्शिप मल्टीपल गॉड्स, जिसमें आपके सन गॉड भी आते हैं, है ना, हर कोई आता है इसके अंदर। यहाँ पर इनका की अच्छी खासी, इनके समय पर अच्छा खासा आर्किटेक्चर आप देखते हो। ठीक है, अच्छा खासा रोड नेटवर्क भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इनका सिविलाइजेशन में। यहाँ पर आपकी वुमेन की टेक्सटाइल भी हम देखते हैं, एग्रीकल्चर, खेती का भी काम यहाँ पर हम देखोगे। इस टाइम पर बोला जाता है कि इनके समय पर जो सारे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं ना, तो ये और क्या करते थे, ये आपकी इन सारी चीज़ों को किस में रखते थे, उसको एक स्ट्रिंग को नोट करते थे। ठीक है, जिसको यहाँ पर कीपू बुलाया जाता है। तो जितनी भी कम्युनिकेशन, बातचीत होती है वो सब कुछ ये लोग इसका रिकॉर्ड इसमें एक पूरा टाई अप कर करके इसमें बना कर रखते थे, जिसको कीपू कहा जाता है। ठीक है, इनका साम्राज्य यहाँ पर जो ख़त्म हुआ इस आपके स्पेनिश के द्वारा हुआ, ऐसा बोला जाता है। और दूसरा देखो, कभी भी कुछ डिक्लाइन होता तो ऑब्वियस है कि हथियारों की यानी वेपन्स की शॉर्टेज की वजह से होगा। दूसरा कोई एपिडेमिक या डिजीज़ भी होगा, ये भी एक कारण। तीसरा अगर हम बात करें तो कोई वीक रूलर होगा।
ठीक है। तो इन सारे रीज़न के वजह से माना जाता है कि आपकी किसी भी सभ्यता या साम्राज्यों का पतन होता है। ये आपको लिखना है इसके अंदर, और याद रखना ये इनका जो है आपका सबसे लार्जेस्ट एम्पायर माना जाता है अमेरिका का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अगर आपके एग्जाम में एस्टेक एम्पायर आ जाए तो ये क्या है? ये भी आपकी एक अच्छी खासी जो सभ्यता है फ्लोरिश हुई थी सेंट्रल मैक्सिको में, माया सिविलाइजेशन की तरह ही, बट वो भी आपका टॉपिक नहीं है। बट इतना याद रखना है सेंट्रल मैक्सिको में ये अच्छा खासा फ्लोरिश हुआ था। 1325 से 1521 का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपके इस सिविलाइजेशन की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल ऑब्वियस है। हर एक साम्राज्य को याद रखना है आपको कि किसकी कौन कौन सी आपकी वो है। ये भी आपकी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी इनके जो 3 बड़े बड़े शहर थे, एक तो इसकी जो कैपिटल सिटी है ये, और इसके अलावा भी आपको इसके नाम याद करने हैं। ऑब्वियस है थोड़े से नाम थोड़े डिफरेंट होंगे। देखो ये याद हो जाएगा तभी लिखना, कुछ भी गलत मत लिख कर आना। यहाँ के लोग भी जो है ऑब्वियस है कि आपके एक ही गॉड में बिलीव करते थे। ठीक है, एस्टेक एम्पायर पे भी स्पेनिश के लोगों ने अटैक कर दिया था 1521 में, और फिर ये भी इसी कारण से माना जाता है कि ये डिक्लाइन हो जाता है एस्टेक एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो। यहाँ पर भी जो लोग आपके रहते थे वो थे आपके नोमैडिक ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया ना मैक्सिको में रहते थे, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इस टाइम पर भी जो लोग जो सेटल होते थे आपके वहाँ पर ना एक लेक थी, ये जो नाम देख रहे हो ना ये एक लेक थी, और बाद में जाकर ये जो जगह मैंने आपको बताई जिन्होंने इसको कैपिटल राजधानी बना ली थी अपनी, ये लोग भी टैक्स पे करते थे। ठीक है, इनके पास भी आपको आर्मी देखने को मिलती है। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। एस्टेक का जो राजा था उसने भी बहुत सारी टेरिटरी को यहाँ पर कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था, और अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार कर लिया था। ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जो इनकी ये एक आपका एक आइलैंड होता है। ठीक है, जहाँ पर एस्टेक के लोग रहा करते हैं। तो ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो, कौन सी जगह है, कहाँ पर है, और ये लोग क्या क्या काम करते हैं। एस्टेक सभ्यता में हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनका और एस्टेक वाला चैप्टर। इन दोनों में से मैक्सिमम एक आपको मिल जाता है, वो क्या आ जाए क्या नहीं ये तो उनकी चॉइस है। देखो, फिर है आपका रिलीजन एंड कल्चर, धर्म और संस्कृति। इसमें आपका एक टॉपिक है, आपके इसमें जो टॉपिक आता है पूरा चैप्टर तो नहीं आता, या अभी तो मैक्सिमम जो आता है वो आता है क्रिश्चियनिटी एंड क्रिश्चनाइजेशन ऑफ यूरोप। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में मेंशन कर रही हूँ, 7.2 आपकी बुक में हो। तो आपको इसमें यही चीज़ बतानी, क्रिश्चियनिटी जब आपकी रोमन में कैथोलिज्म आपको देखने को मिलता है, किस तरीके से रोमन साम्राज्य ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर में डिवाइड हो गया। ईस्टर्न पार्ट आपका बेजेंटाइन एम्पायर कहलाता है। ठीक है, 11वीं सेंचुरी में हम यहाँ पर देखते हैं इनकी ज़्यादातर जो मोस्ट टेरिटरीज आप साउथ में देखोगे, वेस्ट में देखोगे, सेंट्रल यूरोप में हम देखते हैं। ये सब कुछ मेंशन करना है। धीरे धीरे इन्होंने ये फैलना आपके यूक्रेन तक फैले, साउथ ईस्ट यूरोप तक फैले, है ना। ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है। क्रिश्चियनाइजेशन का मतलब यहाँ पर होता है ये आपका एक ऐसा प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है हमारी सोसाइटी का और कल्चर का। ऑब्वियस ही बात है, पहले जो रिलीजन था उसके अकॉर्डिंग अलग बातें थी, अब क्रिश्चियनिटी आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सोसाइटी एक अलग होगी, है ना। अब चाहे वो मैरिज सिस्टम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब कुछ आप इसमें बता सकते हो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से आता है या फिर आप लोग इसको अटेम्प्ट करने वाले हो तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखो इसमें से तो कुछ भी आएगा। तो ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या है कि आपको या तो पूरा चैप्टर उठा के दे देंगे या फिर 10 मार्क्स में भी आ जाता है। अब वो टॉपिक क्या आएगा, लाइक 10 मार्क्स में लिख देंगे आपके ग्लास इंडस्ट्री, तो बस आपको उसको सॉल्व करना होगा, या तो वो लिख देंगे वाइन मेकिंग, है ना, वो उनकी चॉइस है। 10 मार्क्स में शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे माइनिंग और मेटल्स के बारे में बताओ। तो ऑब्वियसली अगर आपने सिर्फ इसमें एक यही चीज़ अच्छे से कर लोगे तो भी हो जाएगा। बाकी इसमें गिल्ड यानी श्रेणी का भी टॉपिक है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, यानी व्यापारियों का संगठन होता है। ये व्यापारियों का काम क्या होता है, व्यापार करने का होता है। तो इनका काम होता है आपके गुड्स की क्वालिटी को चेक करना, हर एक प्रोसेस जो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग में,
और पूरा गुड्स जो बनने से लेकर के पूरे फाइनल गुड्स तक, रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स तक जो प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ ये गिल्ड देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या है, 10 मार्क्स में ये सारे टॉपिक्स आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो कुछ भी आ सकता है, वो कोई श्योरिटी नहीं है, तो बेटर है कि आप ये पूरा ही पढ़ लो कि हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन की ग्रोथ कैसे होती है। अब उसमें से वो कुछ भी पूछे, देखो जैसे सबसे पहले आपका टेक्सटाइल है, तो यहाँ पर यूरोप में आपके क्लॉथ मेकिंग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो कपड़े बनते हैं किससे थे, तो आपको भी पता है कि इनके पास कौन कौन सा एनिमल है, शिप यानी भेड़। तो यहाँ से इनका टेक्सटाइल का पूरा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। वुलन क्लॉथ ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वेदर कंडीशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बेसिक सी बात है जो कि आप खुद भी बता सकते हो। रेनेसांस का जब समय आया तो इटली में भी इन सारी चीज़ों की जो स्किल है वो डेवलप हुई। यहाँ पर लोगों को समझ आया किस तरीके से हम कपड़े को डाई कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं और उसको एक अच्छा सा फाइनल क्लॉथ बना सकते हैं, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, एक लार्ज स्केल पर हमें वुलन इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है साउथ इटली में। कौन से पार्ट में, आपके इटली के साउदर्न पार्ट में हम ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि क्लॉथ इंडस्ट्री हमारे इंग्लैंड में क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है वो आपके घरों में भी देखने को मिला। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री खुली, ठीक है। ये सब फैक्ट्री सिस्टम आपका खुला, ये सब आप देखोगे। अब टेक्सटाइल में काम करने का प्रोसेस क्या होता है, आपका स्पिनिंग का काम है ना, वीविंग का काम, फिर डाइंग का काम, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं ना, कलर करने का काम, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। फिर वहीं आपसे माइनिंग और मेटल पूछ ले। मेडिएवल यूरोप में मिनरल रिसोर्सेज भी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा। प्रीशियस मेटल जो है वो थे आपके गोल्ड और सिल्वर, ये आपके प्रीशियस मेटल में आते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का ये लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है। और अच्छी खासी डिमांड भी थी। और इसमें इसके अलावा आयरन भी याद रखना, जो कि आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम इसका यूज़ भी अच्छा खासा इस टाइम पर आप देखते हो। उसके बाद धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, ब्रोंज का भी यूज़ करते हैं, जिसमें आपको पता है कॉपर और टिन को मिला करके आपके ब्रोंज को बनाया जाता है और इसका भी यूज़ किया गया। वहीं अगर आपसे ग्लास इंडस्ट्री पूछ लें, ग्लास भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इसको मेल्ट किया जाता था, फिर ठंडा किया जाता था, ये सारा प्रोसीजर हम इसमें देखते हैं। क्यों, ग्लास इंडस्ट्री का काम जैसे कि विंडो बनाने के लिए, इसके पर्पस से देखोगे आप इटली में देखते हो कैथेड्रल, ठीक है, वहाँ पर इटली में बना हुआ है। स्पेशली रोम में आप देखोगे तो ये उसमें हम ग्लास का काम आप पूरा देखते हो, ठीक है। अच्छा खासा हमारा जो ये ग्लास जो फ्लोरिश होता है, माना जाता है 1150 से 1500 ईस्वी के टाइम पर ये फ्लोरिश होता है, ठीक है। इसका आर्ट अच्छा खासा आप देखोगे, उस टाइम पर ये किया जाता था। वहीं अगर आपसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, वाइन मेकिंग अगर आ जाए तो मेडिएवल यूरोप में आपको पता है एग्रो बेस्ड प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर पे ही सब बेस्ड थे, है ना। तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, चाहे आपका फ्रूट जूस हुआ, मेनली ग्रेप, सभी को पता है कि आपके वाइन जो है इसी से बनाया जाता है, अंगूर से जिसे हम कहते हैं। वाइन भी हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड देखने को मिलता है यूरोप के अंदर उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, पूरा प्रोसीजर बताया जाता है कि कैसे, मतलब जैसे हमारा जो हार्वेस्ट का जो डेट है ना, टाइमिंग, उसकी शुरुआत होती है, फिर उसको पिक किया जाता है, फिर ग्रेप्स को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे प्रेस किया जाता है, ठीक है। फिर उसका वाइन का फर्मेंटेशन आप देखोगे, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में याद रखना। जब आपके 10 मार्क्स में कुछ भी आ सकता है, सबके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ताकि कहीं से कुछ है तो आप इजीली से इसको अटेम्प्ट कर सको। चलो अब बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट है, राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एशिया एंड यूरोप। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं। मैं आपको हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ। पहले भी बताया है, आप लोग पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जो भी आगे इन फ्यूचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिटेल में और अच्छा से पढ़ना चाहते हो आप सभी, तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 8881969808 व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ पर आपको नोट्स और क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप ये सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अगर आप डिटेल में सब कुछ करना चाहते हो आपके आगे आने वाले एग्जाम में, तो यहाँ पर आप इनरोलमेंट करा सकते हो। चलिए, तो मैं आपको बता रही थी राइज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एशिया एंड यूरोप,
देखो यहाँ पर इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो ये अब आपका जो क्वेश्चन आएगा, अब आएगा राइज ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का उदय कैसे कब हुआ। जिस तरीके से राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी मैंने आपको बताया, इसी तरीके से राइज ऑफ इस्लाम भी हम देखते हैं। बट हमारे इस्लाम का जो उदय हुआ था वो अरब में देखोगे, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ें ही हैं, यहाँ पर बस इतना फ़र्क है कि आपके जो इस्लाम का जो उदय करवाया था वो थे प्रॉफेट मोहम्मद, सभी को पता है। यहाँ पर क्या है, मुस्लिम्स का डोमिनेशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, और यहाँ पर बैजेंटाइन एम्पायर मैंने आपको बताया, अभी तक क्रिश्चियनिटी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या हुआ, इस्लाम अब आप देखोगे, अब इस्लाम अपना विस्तार करेगा तो क्या करेगा, अब वो बनवाएगा आपके मॉस्क्यू, मस्जिद, है ना। अब क्यों, क्योंकि इस्लाम को बढ़ावा देना है। देखो इनकी भी सेम टीचिंग है, ये भी आपकी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते और ये सब भी आपके एक ही गॉड में बिलीव करते हैं। ये सब कुछ आपको बताना है। बस उस टाइम पर क्या था कि इस्लाम का जब यहाँ पर विस्तार हो रहा था या उदय हो रहा था, जब प्रॉफेट मोहम्मद आए, क्रिश्चियनिटी में तो जुडाइज़म रूल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या था, तब अरब में ना ट्राइब्स रूल करती थी। तो जिस तरीके से आपके जुडाइज़म के लोगों को डर था कि अगर क्रिश्चियनिटी आ गई तो हमारा नुकसान होगा, ऐसे ही इस्लाम का राइज हो जाएगा तो ट्राइब्स को डर था कि हमारा डोमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पर सबसे फेमस जो वो थी आपकी ट्राइब, बेजेंटाइन एम्पायर था, सॉरी आपकी बेदुइन्स ट्राइब थी, दोनों बी से था ना, तो बेदुइन्स ट्राइब आपको याद रखना है, वो तो आपकी एम्पायर था। बेदुइन्स ट्राइब सबसे पावरफुल थी उस टाइम पर, अगर आप देखते हो तो, ठीक है। तो पूरा मक्का से मदीना आप यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर देखते हो कि किस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद ने इसको यहाँ पर फैलाया, अच्छा खासा फैलाया। पहले मक्का में फैलाया, बट यहाँ पर फैलाने की कोशिश करी तो ट्राइबल के लोगों ने इन्हें यहाँ से भगा दिया, ठीक है। क्योंकि अगर इनको इस बात का डर था कि लोग अगर प्रॉफेट मोहम्मद की बातों में आ गए, उनकी तरफ चले गए, तो हमारा तो जो कंट्रोल है अभी तक जो अरब में चल रहा था वो सब तो ख़त्म हो जाएगा मक्का में। तो फिर जब प्रॉफेट मोहम्मद को मक्का से निकाला गया तो वो मदीना चले गए, क्योंकि ऑब्वियस अपनी टीचिंग को फैलाने के लिए यहाँ पर एक से तो मकाम बनेगा नहीं, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। बस इनकी जो टीचिंग आप पढ़ते हो वो कुरान में पढ़ोगे, इतनी तो बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है ना। चलिए ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर में आ सकता है वो आपका एक मर्चेंट का अर्मेनियन पूछा जाता है। तो ये भी आपकी, अर्मेनियन कौन होते हैं, ये आपके व्यापारी होते हैं। तो व्यापारी है तो ऑब्वियस है कि इनका आप एमरजेंस देखोगे, अमेरिकन का ट्रेडिंग नेटवर्क आपको अच्छा खासा मिलेगा। कौन सा समय आप देखते हो, ये 17th सेंचुरी में, ठीक है। तो अर्मेनियन आपके रहते हैं, जुडाइज्म का पूरा ग्रुप रहता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे अब अर्मेनियन का जो नेटवर्क है धीरे धीरे बहुत जगह फैला, अच्छा खासा जोग्राफिकल स्ट्रेच हुआ, बे ऑफ बंगाल से शुरू हुआ, ठीक है। बंगाल से दिल्ली आप देखोगे, आगरा आपका, सूरत हुआ, रेड सी, पर्शियन गल्फ पोर्ट, हर जगह अच्छा खासा हम इनका एक्सपेंशन देखते हैं। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर है अफ्रीका। तो अफ्रीका वाला चैप्टर में यहाँ से जो मैक्सिमम आपका एक ही पॉइंट है, जिम्बाब्वे वाला रिपीट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप इसको समझ लो। तो यहाँ से अफ्रीका का चैप्टर अगर हम देखते हैं तो देखो, अफ्रीका भी हमारा एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, ठीक है, ये आपको भी पता है। और यहाँ पर हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने मेडिएवल के समय पर आपके इतिहास जो अफ्रीका की समझने की कोशिश करी, जितना भी वो समझा सकते हैं। इन्होंने जो बताया कि हमारे अफ्रीका का जो मेन 3 रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, जो नॉर्थ अफ्रीका हुआ आपका, वेस्ट अफ्रीका बताया, और साउथ अफ्रीका बताया, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका जो है सबका अलग अलग आप देखोगे, जिसको आप पारो बोलते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर इजिप्ट में जो रूलर होते हैं उन्हें किंग नहीं बुलाते। ऐसे वेस्ट अफ्रीका जो है ये आपका माली वाली एक जगह है, वहाँ आप देखते हो, या फिर गन हम देखते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। साउथ अफ्रीका में देखोगे तो यहाँ पर आपकी नगुनीज इन्हें बोला जाता है, ठीक है। प्रेजेंट है आपका ये अफ्रीका हुआ, इसके बारे में यहाँ पर आपको यही सारी चीज़ें बताई जाती है। अब अगर लेकिन मैंने आपसे बताया कि मैक्सिमम यहाँ से जिम्बाब्वे वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हो और सोच रहे हो कि हमें यहाँ से क्वेश्चन करना है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो अटैम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, राइट।
देखो, मैंने आपसे बताया कि आपके एग्ज़ाम में मेडिएवल का जिम्बाब्वे जो एक टॉपिक है ये पूछा जाता है। तो ये आपका एक हॉलमार्क है मेडिएवल जिम्बाब्वे, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 11th सेंचुरी के टाइम पर आपको मिलेगा टू 16th सेंचुरी। अच्छा खासा ये पीक पर पहुँचा था, बताया जाता है 1300 से 1450 के टाइम पर, ठीक है? अब अगर हम आपके ग्रेट जिम्बाब्वे की बात करते हैं, मैं मेंशन कर दे रही हूँ आपका नाम। तो यहाँ पर आपके क्या होता है, ये एक बड़ा यहाँ पर एक स्टोन बिल्ट आपको देखने को मिलता है 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? स्टोन बिल्ट जो यहाँ पर बनाया गया, और यहाँ पर आपका जो एक बिल्डिंग ग्रेट जिम्बाब्वे में स्टोन सिटी आप देखोगे 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक हम ये चीज़ें सारे कुछ यहाँ पर आप देखते हो। लेकिन फिर बोला जाता है कि जिम्बाब्वे जो है वो रन हो गया, बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था इतने टाइम पर, ठीक है? आपके आगे जाके पोर्चुगीज़ के इतिहासकार हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो, अगर आपको लिखना या करने वाले हो तो। तो ये माना जाता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या कारण था, किस वजह से ग्रेट जिम्बाब्वे जो है कोलैप्स हो गया, पतन हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार हुए, साइंटिस्ट हुए, आर्कियोलॉजी हुए, मतलब सब यहाँ पर एक होता है ना, सबके अपने अलग व्यूज़ है। मैक्सिमम यहाँ पर माना जाता है कि कोलैप्स जो हुआ था ये 1400 के टाइम पर हुआ था, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये इसका पतन 1500 के टाइम पर हुआ था। सबका अपना अपना मानना है, ठीक है? तो ये आप बता सकते हो। देखो, ये तो पतन हुआ। फिर आप बता सकते हो कि जिम्बाब्वे की सोशल इकोनॉमिक लाइफ यहाँ के लोगों की कैसी थी, सामाजिक आर्थिक इनका जीवन कैसा था। तो यहाँ पर आप वो बता सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो लोग हैं आपके पोट्री ये सारी चीज़ें बनाते थे। हमें यहाँ पर एनिमल के बोन्स के पीसेस भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इनका ये एज अ टूल उपकरण ये यूज़ करते थे। कैटल्स भी इनका उपयोग किया जाता था, यहाँ के लोग करते थे। और यहाँ पर ये आयरन, कॉपर, गोल्ड इन सब का यूज़ करते थे माइनिंग और मेटल्स में, अगर आप ये चीज़ें देखते हो, ठीक है? और ये सब आपके टूल्स का यूज़ किया करते थे, क्योंकि ऑब्वियस है कॉपर हुआ, गोल्ड का यूज़ ये लोग आपके ज्वेलरी बनाने में। ज्वेलरी यानी ऑर्नामेंट की अगर मैं बात करूँ तो याद रखना कि वो कॉपर और गोल्ड की ज्वेलरी हमें देखने को मिलती, जो इस टाइम पर लोग वियर करते थे, ठीक है? उसके बाद ये लोग एक्सपोर्ट करते थे गोल्ड, कॉपर, आपका आयरन, आइवरी, ये सारी चीज़ें ये लोग इंपोर्ट भी करते थे, ठीक है? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट थर्ड ब्लॉक जो हमने कंप्लीट कर दिया है। हर एक चैप्टर का मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि कहाँ से आएगा, क्या क्या लिखना है, क्या लिख सकते हो, हर एक चीज़ बता दिया। अब आपको जो भी सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से पढ़कर ज़रूर जाना, ठीक है? जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई और ये मैराथन सेशन आपको पसंद आया तो हर जगह शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। जल्दी से जल्दी एक बार लाइक और शेयर कर दो, और अभी तक की मैराथन क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो, इस वाले ब्लॉग का एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू देती हूँ, बाकी ये वाले जो चैप्टर से आप लोग देख लेना। देखो, यहाँ पर आपके इस्लाम का उदय के बारे में राइज और एक्सपेंशन मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ कि जैसे ही आपके प्रॉफेट मोहम्मद के बनने के बाद, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद की कोई वारिस तो थे नहीं, तो यहाँ पर जो उनके फिर खलीफा बनते हैं, ठीक है? खलीफा भी हम देखते हैं, सबसे पहले जो आपके रसीउद्दीन में हम देखते हैं 4 खलीफा, आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट ने। तो 4 खलीफा हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? 4 खलीफा में आपके देखोगे आपके अबू बकर जो है वो सबसे पहले खलीफा बनते हैं। उसके बाद आपके अबू बकर हुए, उस्मान हुए, उमर हुआ, है ना? और उसके बाद आपके अली, ये चारों आपके खलीफा बनते हैं। अब खलीफा उनका बनना है तो क्या काम होता है, इस्लाम धर्म को विस्तार करने का काम इन लोगों का होता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो ट्राइब्स रहती थी, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि खलीफा कोई भी बने, क्योंकि ये लोग होंगे तो ट्राइब का रूल नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ट्राइब की कोशिश थी कि हमें जब खलीफा चाहिए ही नहीं, हम मानते ही नहीं है कि कोई खलीफा है या फिर ये कोई भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 बाय 1 अबू बकर, उस्मान, उमर, अली ये सब बने। देखो, अली प्रॉफेट मोहम्मद के सबसे करीब थे। मैक्सिमम को ये था कि प्रॉफेट मोहम्मद के मरने के बाद जो नेक्स्ट बनना था वो खलीफा, वो अली को बनना चाहिए था, बट उनके फादर इन लॉ बने थे, ठीक है? या उनके चाचा कह सकते हो, है ना? तो ऐसा ही कुछ था, ये एक बार चेकआउट कर लेना।
तो ये बने थे, अली सबसे लास्ट में बने, ये चारों ने बने और उस्मान उमर के समय पर अच्छा खासा विस्तार भी हुआ, लेकिन वन बाय वन सभी को मार दिया गया। ठीक है, इन्हीं ट्राइब्स के द्वारा ये मार दिए गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई नहीं चाहता कि खलीफा कोई बने। इन सभी ने अच्छा खासा आपके इस्लाम को फैलाया भी था। तो ये रशीदुद्दीन खलीफा ख़त्म होने के बाद आपके उमैयद खलीफा आते हैं। सेम एज इट इज़ जब आप पढ़ोगे तो एक बार चेकआउट कर लेना। उमैयद खलीफा में भी बहुत सारे रूलर आते हैं और रूल करते हैं और विस्तार करते हैं। फिर उमैयद खलीफा ख़त्म हो जाएगा, फिर अब्बासिद खलीफा आते हैं, उसमें भी बहुत सारे रूलर आते हैं, रूल करते हैं, विस्तार करते हैं इस्लाम का, और फिर ये भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या करना है, अगर आप ये टॉपिक को करने वाले एग्जाम में अगर आपने सब चीज़ें सोची हैं तो आपको क्या करना है, ये नेम याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक करने वाले हो तो यहाँ पर आपको नाम याद करना पड़ेगा, गलत नहीं लिखना। अगर आप कुछ भी गलत लिखोगे तो ऑब्वियस से मार्क्स कम मिलेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट मैराथन सेशन। आशा करती हूँ कि आपको हेल्पफुल रही होगी। इतना की होगा कि आपको आइडिया लग गया कि मुझे कब कहाँ कितना पढ़ना है। ये आप अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी देख लोगे ना, डेफिनेटली अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, इसकी पूरी श्योरिटी है, और आराम से तो पास हो ही जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्लास अपने एग्ज़ाम के बाद ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये मैराथन क्लास आप सभी के लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो आज इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाकी इसी तरीके की आगे की भी मैराथन देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आप लोग किस क्लास की मैराथन देखना चाहते हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।